महीना पूरा होता नहीं और वाइफ अपने हस्बैंड से खर्चा मांगने लगती है कि मेरे को घर के खर्च के लिए पैसा चाहिए और मेरे को शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए और मेरे को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए भी खर्चा चाहिए। बात भी सही है कि पहले माना जाता था कि हस्बैंड जो है वाइफ का सारा खर्चा उठाएंगे। इनफैक्ट जो शादी के 7 वचन होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि मैं अपनी वाइफ का सारा खर्चा उठाऊंगा। बात तो सही है, पर आजकल जो समाज है वो प्रोग्रेसिव हो गया है और 21वीं शताब्दी तो वैसे भी महिलाओं का युग है। महिलाओं का युग है तो महिलाएं जो है पुरुषों के साथ जा भी रही हैं और कमा भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भांप चुकी है क्योंकि हमारा लॉ जो है फ्लेक्सिबल है। इस लॉ की खास बात यही है कि वो फ्लेक्सिबल बहुत है। फ्लेक्सिबल है तो वो समाज के साथ चेंज हो रहा है। इस बात को लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया और बहुत बड़ा चेंज आया कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के सैलरी में हक नहीं मांग सकती। क्या है ये बात पूरी, और हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसी बात क्यों कही और इसके रेपरकेशन क्या होंगे और कैसे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरोंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य होता है कि जो नया जजमेंट और कानून आया है उसको आप तक लेकर आना, और इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के ऊपर बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दे दिया है। ये जजमेंट ना सिर्फ आने वाले टाइम में काम आएगा, पर जो इस टाइम प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कोर्ट में उसमें भी ये लागू हो जाएगा। देश के सारे कोर्ट्स को, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हमने जो जजमेंट पास किया है उसको फॉलो किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरी जजमेंट क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को हमने टोटल 5 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे किन किन सेक्शनों में मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। सेकंड होगा कि आप जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं मेंटेनेंस की, उसमें कौन सा एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। एफिडेविट इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसे हमने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया और कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया, और अगर किसी दो कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया, कौन सा ऑर्डर मान्य होगा और कौन सा ऑर्डर सेट ऑफ प्रोसेस में डलेगा। फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे हमें मेंटेनेंस किस दिन से मिलेगी, या जिस दिन हम अलग रहने लगे तब से, या जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की तब से, या फिर जब कोर्ट का ऑर्डर आया तब से। पांचवें में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम मेंटेनेंस ना दें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये 5 पार्ट में हमने पूरे वीडियो को बांटा है। 5 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम बेसिक ब्रीफ जान लेते हैं जजमेंट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जो है मेंटेनेंस सिर्फ पति की सैलरी से नहीं जाएगी, पत्नी को भी हो सकता है कि मेंटेनेंस देनी पड़े। देखिए, मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी का भरण पोषण करे, क्योंकि अब तक इस सोसाइटी में माना जाता था कि अगर पति कमाता है तो पत्नी को अपने सैलरी का हिस्सा दे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब पत्नी कमाती है तो उसको भी अपने सैलरी का हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट ने बोला है कि पति पत्नी बराबर हैं तो पति पत्नी को दोनों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस का अगर हम जूरिस्प्रूडेंस देखें तो मेंटेनेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो जो जीवन साथी है वो आपको मेंटेन करेगा। तो ये तो हो गया मेंटेनेंस के बारे में। जजमेंट में भी ये डिस्कस किया गया है। बेसिकली इस मैटर में क्या हुआ था, जो निचली हाई कोर्ट है उसने डायरेक्शन दी थी हस्बैंड को कि वाइफ को कुछ 1000 पर मंथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा और अपने चाइल्ड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तब हस्बैंड ने कुछ फेसबुक की पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट को दिखाया था कि इस पोस्ट में था कि वाइफ जो है वाइल्ड लाइफ घूमने गई हुई है और शायद से वो फॉरेन कंट्री है। हस्बैंड ने इसी चीज पे आर्गुमेंट्स किया था कि मेरी वाइफ जो फॉरेन में जाकर जब वाइल्ड लाइफ घूम सकती है, इतना खर्चा कर सकती है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से इसका विचार किया और लैंडमार्क जजमेंट पास किया। अब हम बढ़ते हैं 5 मुद्दों की तरफ। मुद्दे में हम डिस्कस करेंगे किस किस सेक्शनों में मेंटेनेंस मांगी जा सकती है
और पहले मुद्दे को हमने टोटल 5 पार्ट में बांटा है। 5 तरह के कानून है जिसमें मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। पहला कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में दो धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं, या हिंदू मुस्लिम हो गए, या क्रिश्चियन हो गए, या सिख हो गए। 2 धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अनफॉर्चुनेटली ये कानून जो है जेंडर बायस है। इसमें सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, हस्बैंड नहीं क्लेम कर सकता मेंटेनेंस। सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट कैसे वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। इस एक्ट के 2 लिमिटेशन है, एक तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और दूसरा वाइफ जो है मेंटेनेंस मांग सकती है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, मतलब वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के खर्चा मांग सकती है अपने हस्बैंड से। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट जब परमानेंट डिवोर्स हो जाए तो परमानेंट एलिमनी कैसे मिलेगी वाइफ को। वाइफ को अगर मेंटेनेंस मांगनी है और उनकी शादी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है तो वो सेक्शन 36 और 37 का यूज कर सकती हैं। दूसरा कानून है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट मतलब 2 हिंदुओं के बीच में शादी होना। हिंदू इंक्लूड्स जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, अगर ये आपस में शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर हस्बैंड या वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे या वो कोर्ट का खर्चा नहीं उठा पा रहे, उनके फेवर में ऑर्डर, मेंटेनेंस का ऑर्डर दिलवाया जा सकता है और कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगी। सबसे बड़ी बात इस एक्ट की ये है कि ये जो है जेंडर बायस नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। इस एक्ट में एक लाइन यूज की गई है कि कोई भी पार्टनर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर वो पति है तो वो पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस का केस कर सकता है, और जो पत्नी है वो अपना मेंटेनेंस का केस कर सकती है उस पति के खिलाफ। तो ये हुआ हमारा सेकंड कानून हिंदू मैरिज एक्ट का। तीसरा कानून है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट में सेक्शन 18, 19 एंड 20 मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट दोनों में फर्क है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में हम मेंटेनेंस मांग सकते हैं ड्यूरिंग द मैरिज, और हिंदू मैरिज एक्ट में हम डिवोर्स के बाद ही मेंटेनेंस मांग सकते थे। इसमें हम अगर डिवोर्स लेती है वाइफ तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती अपने हस्बैंड से हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। ये एक्ट थोड़ा सा ब्रॉडन है। इसमें सेक्शन 19 में विडो को भी मेंटेनेंस मिल जाती है और सेक्शन 20 में अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस मिल जाती है। ये थोड़ा ब्रॉडन प्रोस्पेक्टिव में एक्ट है, यहाँ भी मेंटेनेंस मिल सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे 4th कानून को, सेक्शन 125 CRPC। ये एक्ट बहुत यूज किया जाता है। ये एक्ट हर धर्म में यूज किया जाता है। इस एक्ट में चाहे किसी भी धर्म में शादी हुई हो, चाहे किसी भी एक्ट में शादी हुई हो, इस प्रोविजन को यूज किया जाता है। इस एक्ट को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऑर्डर को कंप्लाइंस ना करें तो उसमें जेल का प्रोविजन भी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो सेक्शन 125 CRPC ये कहता है कि कोई भी पार्टनर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, दूसरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करे और उसका भरण पोषण करे। यहाँ सिर्फ वाइफ नहीं, बच्चों के लिए भी क्लेम मांगा जाता है। तो इसमें कोर्ट जो ऑर्डर करती है वो कहती है कि हस्बैंड को वाइफ को कुछ थाउजेंड पर मंथ या 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 15,000 हो गया मेंटेन करना पड़ेगा, और चिल्ड्रन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये होती है मेंटेनेंस टुवार्ड्स वाइफ एंड टुवार्ड्स चिल्ड्रन। अगर वाइफ कमा रही है और हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हस्बैंड को मेंटेन करना। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, 99% केसेस में हस्बैंड को ही वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ती है, चाहे वाइफ कितना भी कमाए। तो ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है जो सब कुछ चेंज करेगा। तो चौथा कानून हो गया 125 CRPC का। पांचवा जो कानून है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इसलिए लेके आया गया है ताकि घरों में डोमेस्टिक वायलेंस रुके। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना सिर्फ पैसों का ऑर्डर होता है, मतलब मेंटेनेंस दी जाती है, इसमें रेजिडेंस का भी ऑर्डर होता है और इसमें कई सारे ऑर्डर कोर्ट ग्रांट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ एप्लीकेशन मूव करती है डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में कि मेरे को रेजिडेंस घर में रहने का अधिकार मिले, तो कोर्ट वो भी ग्रांट कर सकती है। तो ये 5 तरह के कानून हैं: स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
और सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो ये 5 कानून है जहाँ मेंटेनेंस मांगी जाती है और हस्बैंड को अपनी वाइफ को और चिल्ड्रन को मेंटेनेंस देनी पड़ती है। ये कानून पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि कानून तो वही है। अब क्या चेंजेस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट एक नया लैंडमार्क जजमेंट लेकर आई है। अब हम आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जब हम डिस्कस करेंगे कि अब आपको अगर मेंटेनेंस मांगनी है कोर्ट में तो आपको एफिडेविट मूव करना पड़ेगा। दोस्तों, आज तक इस कंट्री में एफिडेविट का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हस्बैंड या वाइफ को मेंटेनेंस मांगनी पड़ती थी तो उनको एफिडेविट नहीं मूव करना पड़ता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब अगर हस्बैंड या वाइफ को मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है तो उसमें साथ में एफिडेविट मूव करना पड़ेगा और उसमें यह बताना पड़ेगा कि वो कितना कमाते हैं और कितना कमाती है, और उसमें लायबिलिटीज के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा और बेसिकली क्या एसेट और लायबिलिटीज हैं और क्या है और क्या देना है, इसकी पूरी डिटेल्स एफिडेविट में कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये सिर्फ आने वाले केसेस में नहीं, बल्कि जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही है वहां भी फॉलो करने के लिए बोल दिया गया है। पूरे देश में जो भी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही है और आपका कोई मेंटेनेंस का केस है तो आपको एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। इस एफिडेविट से होना क्या है, अगर कोई आदमी एफिडेविट में कोई चीज बोलता है तो वो सच बोलने के लिए लाइबल हो जाता है। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा। यह सेक्शन 340 सीआरपीसी में उसके खिलाफ परजुरी का केस हो जाएगा, मतलब उसके खिलाफ केस भी हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। इसलिए एफिडेविट में आपको सच बोलना पड़ता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये जानती है कि अगर एफिडेविट को लाया जाए तो परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो अक्सर जो ये क्लेम उठते हैं, जैसे इस केस में हस्बैंड ने अपने वाइफ की फेसबुक अकाउंट में की फोटोज दिखाई थी कि जो वाइफ है वो कैसे फॉरेन में एंजॉय कर रही है, तो उसे क्यों मेंटेनेंस दी जाए। इन सब बातों को रोका जा सकता है। अब जो असली जो पिक्चर है और जो परिस्थितियां हैं वो क्लियर होगी, तो अब आपको एफिडेविट मूव करना पड़ेगा। इस जजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये था वीडियो का दूसरा पार्ट और हम अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो एफिडेविट है बीपीएल के परिवारों को नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, और जो आम लोग हैं जो बीपीएल से ऊपर हैं उनको ये एफिडेविट देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो है सेट ऑफ। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने आपको 5 कानून बताए हैं, अगर कोर्ट पहले कानून में हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर करती है कि उसको 10,000 रुपीज देने हैं और उसे फिर वाइफ जो है एप्लीकेशन मूव करती है सेक्शन 125 की हस्बैंड के खिलाफ, उसमें भी उसको देने पड़ेंगे, और फिर हिंदू मैरिज एक्ट में भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव करती है वाइफ, तो उसमें भी उसको देने पड़े। तो हस्बैंड सोचेगा कि मेरे को कितने कानून में पैसे देने पड़ेंगे, कि मेरे को हिंदू मैरिज एक्ट में भी देने पड़ेंगे, कि मेरे को सेक्शन 125 सीआरपीसी के भी देने पड़ेंगे, और मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी देने पड़ेंगे। जब हस्बैंड एक ही है, वाइफ एक ही है, तो मैं इतने कानूनों में क्यों पैसा दूं। ऐसे कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स थे कोर्ट के। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि पहले कोर्ट में जो मेंटेनेंस होती है वो वाइफ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने का ऑर्डर हुआ है उसमें दूसरे कोर्ट को, और हस्बैंड को भी ये हक मिला है कि वो बता सकता है कि मेरे को कितने का ऑर्डर मिला था पहले कोर्ट से। तो जो दूसरी कोर्ट है वो सेट ऑफ यूज करेगी। सेट ऑफ मतलब पहली वाली कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रख के दूसरा ऑर्डर कोर्ट देगी। सपोज पहले वाली कोर्ट ने 10,000 का ऑर्डर दिया, दूसरी वाली कोर्ट ने 14,000 का ऑर्डर दिया है, तो 10,000 को एडजस्ट करते हुए कोर्ट 4,000 का ऑर्डर देगी। डबल राइटिंग इफेक्ट खत्म होगा और कोर्ट जो है सेट ऑफ का यूज करेगी, और पहले वाले कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए कोर्ट अगली कोर्ट ऑर्डर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जजमेंट की। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अक्सर हमारे बीच में डाउट होता है कि जब हम एप्लीकेशन मूव करते हैं मेंटेनेंस की, हमें मेंटेनेंस कब से देनी पड़ेगी। कई हाई कोर्ट्स ने यह कहा है कि जब आप एप्लीकेशन मूव करो मेंटेनेंस की, तब से आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। कई हाई कोर्ट्स कहते हैं कि जब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तब से आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और कुछ हाई कोर्ट्स कहती है कि शादी के बाद आपका अधिकार है
ऐसे बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग बातें थी जो अब खत्म कर दी गई हैं और एक फिक्स लॉ बना दिया गया है। लॉ ये कहता है कि जिस दिन आपने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मूव की उस दिन से आपको मेंटेनेंस मिल जाएगी, डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है इसका मैं आपको कारण बताता हूं। जैसे कि हमने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की और उसमें कानून ये कहता है कि 6 महीने बाद हमें मेंटेनेंस मिल जाएगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि 1-2 साल तो इंटीरिम रिलीफ देने में ही लगा देती है कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी में हमारा सिस्टम स्लो है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को जानती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर ऑर्डर 6 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, उसमें उस पार्टनर की है गलती, उसको मेंटेनेंस तब से मिल जाएगी जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। यानी अपने एप्लीकेशन 1 जनवरी 2020 को फाइल की और आपको मेंटेनेंस ऑर्डर मिलता है 31 दिसंबर 2020 को, तो आपको मेंटेनेंस 1 जनवरी 2020 से मिल जाएगी। ये होती है फोर्थ बात कि आपको किस दिन से मेंटेनेंस मिलेगी। अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जो होता है जैसे कि हमने मेंटेनेंस नहीं दी तो क्या हुआ। अगर हमने मेंटेनेंस नहीं दी तो अलग अलग कानून में अलग अलग प्रोविजन है। अगर हम पर्टिकुलर किसी कानून में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसी के अंदर प्रोविजन होता है। जनरली वो प्रोविजन ये होता है जैसे कि मनी डिक्री होती है। मनी डिक्री मतलब जैसे कि हमने किसी को उधार दिया और उसको हम कैसे उससे वसूल सकते हैं, वैसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग चलाता है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम सेक्शन 125 में एप्लीकेशन मूव करते हैं तो अगर हम उसका ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं करते तो उसमें 1 महीने की सजा होगी। 5वां पार्ट तो यही है कि अगर हम सेक्शन 125 को फॉलो नहीं करते तो 1 महीने की सजा है उसमें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को ठीक से फॉलो करें और खास 125 सीआरपीसी के ऑर्डर को, जिसमें 1 महीने की सजा है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य था कि इस जजमेंट के बारे में आपको बताना और इस जजमेंट के बारे में आपको जागरूक करना। मेन इसमें देखा है तो एफिडेविट इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सारा 63 पेज का जजमेंट था हमने 10 मिनट की वीडियो में आपको दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।